हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तनांक तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। चलिए आइए देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, समझेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक तो समझिए, निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? निर्वात। निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? निर्वात। अर्थात जब किसी भी माध्यम का हम अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाले? निर्वात के सापेक्ष निकाले, उसे ही हम कहते हैं क्या चीज? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन परिभाषा लिखते समय यहाँ पे थोड़ा इसमें आप जोड़ देना है क्या चीज? या वायु, ठीक है ना। तो जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम निर्वात या वायु के सापेक्ष निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और सुनना, तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? तो निर्वात या वायु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं या निकालते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है। अब जैसे समझेंगे, आप लोग पढ़ चुके कि अपवर्तनांक को हम दिखाते किससे हैं? तो n से दिखाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 1n2 लिखेंगे, यानी पहले माध्यम से किस में जा रहा है? दूसरे माध्यम में। यदि 2n1 लिखते तो वहां पे जो प्रकाश की किरण है वो दूसरे माध्यम से किस में जाएगा? पहले माध्यम में जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़े थे क्या चीज? अपवर्तन के नियम। आ रहा सुनना, क्या होता था अपवर्तन का नियम? साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता था? नियतांक। और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? स्नेल का नियम। आ रहा सुनना, तो स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन आई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? नियतांक। और यही कहलाता है क्या? स्नेल का नियम, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है। आ रहा सुनना, चलिए आगे देखेंगे हम लोग अपवर्तनांकों में संबंध पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पे अगले हेडिंग हम देंगे अपवर्तनांकों में संबंध। यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कोई दो माध्यम ले रहे हैं, जैसे ये हो गया माध्यम के सीमा पृष्ठ और ये क्या चीज? अभिलंब, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है और ये क्या है? सघन माध्यम है। या इसी को सघन या इसको विरल हम मान सकते हैं। अरे समझा। तो अब मान लीजिए कि प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है विरल माध्यम से, तो ये क्या होगा? देखिए, वास्तविक मार्ग इसका ये है, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगा ये अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। आ रहा समझना। तो ये वाला जो कोण है ये हो गया क्या? आई, और ये वाला जो कोण है ये हो गया क्या चीज? आर, जो आपको बताया जा चुका है। अब मान लेते हैं कि ये हम लोग का माध्यम पहला है तो इसको n1 कर लीजिए, और ये माध्यम दूसरा है तो इसको n2 कर लेते हैं। आ रहा समझना। तो अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से किसमें प्रवेश कर रहा है? दूसरे माध्यम में, तो उसके लिए हम क्या बताएं? क्या लिखा जाएगा? 1n2। और यही जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 2n1। अरे सुनना, तो यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? 1n2। और 1n2 बराबर क्या होता है? तो साइन आई बाई साइन आर, ये किसके नियम से? तो स्नेल के नियम से।
ठीक है, और थोड़ा समझेंगे। अब देखिए प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इधर जा रही है। यदि इस प्रकाश की जो किरण है इसकी दिशा को हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। और सुनो यहाँ पे समझिएगा, देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और इधर क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। यदि इस प्रकाश की जो किरण है जिधर से आ रही है इसकी दिशा को ही हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, यानी कि प्रकाश की दिशा इधर से कर दें, यानी कि अब दूसरे माध्यम से किसमें जाएगा, पहले माध्यम में जाएगा। तो जब यहां से किरण को हम भेजेंगे तो ये आर जो होगा ये किसका काम करेगा, आई का काम करेगा, और ये जो आई है वो किसका काम करेगा, आर का काम करेगा। अब क्यों करेगा, तो जब प्रकाश की किरण इधर से भेज रहे हो तो ये आपकी आपतित किरण हो गई, और ये क्या हो गया, अभिलंब, और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कौन क्या कहलाता है, आई कहलाता है। इसलिए यहाँ पे आर जो है वो किसका काम करेगा, आई का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, जब प्रकाश किरण के मार्ग को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, ठीक ना। तो जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अब दूसरे माध्यम से पहला माध्यम में जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n1 और ये हो जाएगा क्या चीज, साइन आर और बटा में साइन आई। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा और इसको इक्वेशन सेकंड मानिएगा। अब इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 से। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए तो साइन आई बाई साइन आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, साइन आई बाई साइन आर, और जो दूसरा इक्वेशन है उसमें साइन आर बटे साइन आई दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन आर बटा में साइन आई, तो साइन आई से साइन आई खत्म, साइन आर से साइन आर खत्म, तो ये हो गया 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। अर्थात इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का जब हम गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 के बराबर होगा। आ रहा समझना, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अभी इसमें कुछ हमें और पढ़ना है, ठीक है, नोट करिए पहले। आइए आगे देखते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। तो मान लो कि यदि इसको हम उधर भेजें तो 1n2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 2n1। तो ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। अरे सुनना, अच्छा यदि मान लीजिए कि आप अभी पढ़े हो कि 1n2 इज इक्वल टू क्या चीज, साइन आई बाई साइन आर, तो बताइए 1n2 को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई 2n1, तो ये किसके बराबर होगा, तो 1 बाई 2n1 के बराबर होगा। तो यहां से भी एक फार्मूला निकल गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, 2 को माध्यम दिया, यदि 3 को माध्यम दिया गया तो यहाँ पे नोट में लिखेंगे यदि 3 माध्यम दिए गए हो, तो जब 3 माध्यम होगा तो क्या होगा बताइए, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, इसका भी गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर ही होगा। जितना भी आप माध्यम ले लो उन सबका गुणनफल किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। अरे सुनना, चलिए आइए देखते हैं आगे नोट में ही जैसे समझेंगे, दे दिया जाए यहां से आप पढ़े हो क्या चीज, 1n2 इज इक्वल टू 1 बाई 2n1, तो इसके आधार पर, ठीक ना, यदि हम यहाँ पे लिखे dng, क्या लिखा गया है, dng, इसका मतलब क्या हुआ कि जी से क्या होता है, ग्लास यानी कांच, कांच का अपवर्तनांक, डी माने का डायमंड यानी हीरा, तो कांच का अपवर्तनांक हमें क्या करना है, बताना है, किसके सापेक्ष, हीरा के सापेक्ष। अब यहाँ पे थोड़ा चीज समझेंगे, किसी भी चीज का जब हम अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो वो हमेशा विरल माध्यम के सापेक्ष क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे किसके सापेक्ष हो गया, यदि इन दोनों में तुलना करें तो हीरा क्या है, आपका सघन माध्यम है, और अपवर्तनांक का हमेशा हम विरल माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको करना क्या पड़ेगा कि इसको इस फार्मूला पे आप तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई, अब जी इधर आ जाएगा और ये हो गया n, और डी किधर उधर चला जाएगा।
आ रहा समझना। तो इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। आ रहा समझना। चलिए आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए हमें निर्वात के सापेक्ष निकालना, आ रहा समझना, या फिर आप चलिए देखते हैं, यदि हम निर्वात के सापेक्ष निकाले किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, तो आप लोग पढ़े हो क्या चीज कि ये क्या करता है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का क्या करता है, अनुपात बताता है। तो पहला जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, निर्वात, और दूसरा आपका क्या है, कोई माध्यम है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, माध्यम। ठीक। अब यदि निर्वात है तो इस निर्वात और माध्यम के सापेक्ष रहता है, तो इसको आप केवल क्या दर्शा दोगे, n से दर्शा दोगे। और ये क्या है, तो निर्वात में चाल है किसका, प्रकाश का। और निर्वात में चाल को हम किससे दिखाते हैं, c से। और ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, इसलिए हम इसको किससे दिखाएंगे, v से। है ना। तो यदि यहां से हम v का मान निकाले तो ये होगा c/n। समझे। और इस फार्मूला की सहायता से हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अभी निकाला भी जाएगा, वो निकाल के दिखाया भी। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि जो C है इसका मान क्या होता है, कांस्टेंट नियत होता है। और अपना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V जो है वो n के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता क्या है कि यदि हम n का मान बढ़ाएंगे तो v का मान क्या होगा, घटेगा। n का मान घटाएंगे तो v का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि n को हम ज्यादा करें, ज्यादा मानेगा कि बढ़ाएंगे, तो ये बताइए किसी भी चीज का अपवर्तनांक यदि ज्यादा हो तो माध्यम क्या होता है, सघन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि n ज्यादा तो हम लोग का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, सघन होगा। और जब माध्यम सघन होगा तो जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। और यदि यहाँ पे हम n को क्या करें, कम करें, तो जब कम करोगे तो जो माध्यम होगा वो क्या होगा, विरल होगा। और जब माध्यम विरल होगा तो जो प्रकाश की चाल है क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। एक फार्मूला अभी और इसमें लिखेंगे, देखिए नोट में लिख लीजिएगा कि 1n2 है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो n2 जो है यानी कि दूसरा जो माध्यम है उसको ऊपर लिखेंगे और पहला वाला नीचे। अब यहाँ पे देखिए सवाल करते समय यदि कुछ यहाँ पे माध्यम नहीं दिया गया हो तो हम आपको कल बताया था कि हम किसके सापेक्ष मान लेंगे, एयर के सापेक्ष। तो इसके आधार पर यदि हम कुछ यहाँ पे लिखें, जैसे मान लीजिए GND, तो इसका हमें निकालना हो तो ND की दर ऊपर और NG की दर नीचे। अरे सुनना। और ये किसी माध्यम के सापेक्ष नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग, एयर मान लेंगे। अरे सुनना। चलिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग स्नेल का जो पूरा नियम है, स्नेल का नियम। अब ये पूरा नियम क्या है तो समझेंगे। यहाँ पे आप पढ़े हो क्या चीज, पहला कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या चीज, n। और मान लीजिए पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 1n2। अब इसका फार्मूला पढ़े हो क्या चीज कि n2 बाई क्या लिख सकते हैं इसको, n1, या इसी को लिख सकते हैं 1/2n1। या फिर आप पढ़ो क्या चीज की, जो अपवर्तनांक होता है ये दो माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात बताता है, तो ये हो जाएगा v1/v2, तथा ये तरंग दैर्ध्य का भी क्या करता है, अनुपात बताता है। तो ये आपका पूरा क्या हुआ, स्नेल का नियम। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा चलिए एगो दो सवाल इस पे देखते हैं हम लोग। जैसा मान लीजिए कह दे कि आप क्या करना है, आपको जल में प्रकाश की चाल बताइए, प्रकाश की चाल बताओ। ठीक है ना। तो आप पढ़े हो कि v इज इक्वल टू सी बाई क्या होता है, n होता है। अब यहाँ पे हमें अपवर्तनांक याद होना चाहिए।
कल हम बताया था आप लोगों को कि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो 4/3 होता है। अरे सुनना, तो यहाँ पे आप जानते हो सी का है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान 3 × 10⁸ और यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका जो अपवर्तनांक होगा किसका, जल का, तो वो होता है 4/3। अरे सुनना, अब ये बटा के बटा में से 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 9/4 × 10⁸। अब यदि 4 से इसको कटाते हैं तो 4 दूनी 8, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, तो फिर लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 4 × 5 = 20, यानी मीटर/सेकेंड। यानी कि जल में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितना, 2.25 × 10⁸। अरे सुनना, इसी प्रकार यदि कांच में हम देखें, ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लीजिए कांच में हमें बताना है, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, तो कांच में क्या होगा, देखिए फार्मूला वही V = C/N, और C का मान आपको पता है 3 × 10⁸, और कांच के लिए आपको बताया गया क्या, अपवर्तनांक कितना, 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, 3 से 3 खत्म, 2 नीचे तो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये होगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, जो आपको जल में और कांच में प्रकाश के गुण में पहले ही लिखवा चुके हैं। अरे सुनना, अच्छा यदि हम हीरा का भी निकालते हैं तो हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे होगा, देखिए फार्मूला वही लगाएंगे हम लोग, और C का मान 3 × 10⁸, और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है कितना, 12/5। अरे सुनना, तो अब हम क्या करेंगे कि इस 3 से 12 को कटा देते हैं, हो गया 4, 5 को भेज देंगे कहाँ, ऊपर, ये हो गया 5/4 और गुणे 10⁸। अब भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, दशमलव लगाएंगे, हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, और गुणे 10⁸ मीटर/सेकेंड। अरे सुनना, तो इस प्रकार से हम किसी भी माध्यम में क्या करेंगे, प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। बस एक चीज आपको याद होनी चाहिए, उसका अपवर्तनांक। अरे सुनना, चलिए थोड़ा नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले हेडिंग देखेंगे हम लोग, अपवर्तन ना होने की शर्तें, यानी किस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, तो समझेंगे। हेडिंग दे देते हैं, अपवर्तन ना होने की शर्तें, ठीक है, समझेंगे पहला शर्त। अब मान लो कि जैसे यहाँ पे हम कोई माध्यम की सीमा पृष्ठ ले रहे हैं और ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना, तो जब हम प्रकाश किरण को क्या करते हैं, अभिलंबवत आपतित कराते हैं, मतलब क्या कि जो अभिलंब है इसी पे आप प्रकाश किरण को क्या कर रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। अरे सुना, तो आई क्या होता है, समझिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता है, आई कहते हैं। नाम क्या होता है इसका, आपतन कोण। अरे सुनना, तो इस कंडीशन में समझिए, अभिलंब भी इसी पर, आपतित किरण भी इसी पर, तो आई जो होगा वो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो अब देखिए कैसे अपवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या होता है कि 1n2 = sin I/sin R। हर समझना, देखिए ये आपका माध्यम पहला है और ये आपका माध्यम क्या है, दूसरा है। तो पहला माध्यम से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 1n2 लिखा गया। अब समझिए, ये हो गया 1n2, और यहाँ पे I का जो मान है वो क्या रखेंगे हम लोग, 0, और बटा में sin R। एक काम करते हैं, sin R को इधर भेज देते हैं, और sin 0 का मान 0, और 1n2 को आप इधर लेकर के चले आओ, और किसी भी चीज से हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान इसके बराबर, 0 के बराबर। तो बताइए, जब sin R का मान 0, तो कितने अंश का मान 0 होता है, तो 0 अंश का, इसलिए R बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि I और R दोनों क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। अरे सुनना, और ऐसा कब होता है, तो याद रखिएगा I और R कब समान होंगे, परावर्तन जब होगा। अरे सुनना, तो समझिए, जब
प्रकाश किरण को हम अभिलंबवत आपतित कराएंगे तो उस स्थिति में अपवर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि जब, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब प्रकाश किरण को अभिलंबवत आपतित कराते हैं, अभिलंबवत आपतित कराते हैं तो इस स्थिति में अपवर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा देखेंगे। अब दूसरा में हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए माध्यम की सीमा पृष्ठ है और ये क्या अभिलंब है और ये हो गया माध्यम पहला, ये हो गया। ठीक। अब जब दोनों माध्यम को क्या करते हैं, समान करते हैं। समान करने का मतलब क्या, यदि ये वायु है तो ये भी वायु, ये जल है तो ये भी जल। अरे सुनना, तो जब दोनों माध्यम क्या हो, समान हो, तो इस स्थिति में अपवर्तन की घटना नहीं होती है। अब समझ लीजिए कैसे नहीं होती है। तो यहाँ पे हम स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल के नियम से क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1n2। ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, n2 बाई n1। अब देखिए अभी हम क्या लिखा है कि जब दोनों माध्यम छूट गए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब दोनों माध्यम क्या हो, समान, अर्थात n2 और n1 ये दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि n1 इज इक्वल टू क्या, n2, तो ये होगा साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। अब बताइए n2 n1 के बराबर, इस n2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, n1 बटा में n1, तो n1 n1 खत्म, बचेगा क्या, a। साइन आर को उधर भेजो तो बटा में तो क्या होगा, गुणा, तो ये होगा साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, और दोनों तरफ से साइन से हटाएंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर, जो अपवर्तन में ये संभव नहीं है। ठीक ना। तो देखिए दो कंडीशन ऐसा है जिसमें अपवर्तन की घटना नहीं होती है। किसमें किसमें, जब आपतित किरण को क्या करते हैं, अभिलंबवत आपतित कराते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जब दोनों माध्यम क्या हो, समान। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए अगले हेडिंग देखते हैं हम लोग क्या चीज, क्रांतिक कोण। ठीक है, समझिएगा क्रांतिक कोण इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसको इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा, क्रांतिक कोण। ठीक ना। देखिए क्रांतिक कोण होता क्या, ये जो कोण बनता है वो सदैव सघन माध्यम में बनेगा। और सुना, जैसे मान लीजिए कि हम नदी में, पोखरे वोखरे में नहाते हैं, तो जब नहाते समय यदि ऊपर की कोई वस्तु देते हैं, समझ लीजिए हम पानी में नीचे हैं, और सुनना, तो यदि ऊपर देखेंगे तो ऊपर की वस्तु स्पष्ट दिखाई हमें नहीं देती है। और सुनना, तो जिस कोण पर हमें वस्तु क्या हो, विरल माध्यम की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसी कोण को हम कहते हैं क्या चीज, क्रांतिक कोण। और सुनना, प्रत्येक कोण पर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिस कोण पर दिखाई देगा उसी कोण को हम कहते हैं क्या चीज, क्रांतिक कोण। ठीक है। अब समझिए परिभाषा इसका, आप लोग बताया गया है कि क्रांतिक कोण जो होगा वो सदैव क्या बनेगा, सघन माध्यम में बनेगा। तो ये आपके माध्यम की सीमा पृष्ठ हो गई, और ये क्या हो गया, अभिलंब। इधर कर देते हैं हम लोग क्या चीज, सघन माध्यम, और इस पर कर देते हैं हम लोग क्या चीज, विरल माध्यम। तो अब प्रकाश किरण को आप सघन माध्यम से आपतित कराओ। ठीक है, तो इसके बीच कोण क्या होगा, आई। आ सुनना, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अविलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। आ सुनना, अब मान लो थोड़ा सा आप इस आपतित किरण को बढ़ाएं तो ये फिर क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा। कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि जब आपतित कराएंगे तो ये माध्यम के सीमा पृष्ठ से होके जाएगा, अर्थात ये जो R है वो R का मान कितना होगा, समकोण यानी कि 90 अंश का हो जाएगा। अर्थ ना,
तो देखिए परिभाषा यहाँ पे क्या होगा, अब ये जिस कोण पे 90 अंश हो रहा है उसी कोण को हम कहते हैं क्या चीज, क्रांतिक कोण। समझ में आया? परिभाषा क्या होगा कि सघन माध्यम में, याद रखिएगा ये हमेशा सघन माध्यम में बनेगा। अरे सुनना, तो सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में क्या चीज, अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आज सुनिए एक बार और सुनिएगा, सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, समकोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका बढ़िया से हम फिगर बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझिए, ये आपके माध्यम की सीमा पृष्ठ हुई, ये क्या है, अविलंब है, और यहाँ पे मान लीजिए जब आपतित हम करा रहे हैं तो ये कहाँ से होके जा रहा है, माध्यम की सीमा पृष्ठ से। तो ये वाला जो कोण होगा, ये जो आई, ये किसके बराबर होगा, सी के बराबर, और ये जो आर है ये किसके बराबर होगा, 90 अंश। हरा समझना, तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे समझेंगे, सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है ना, अब क्रांतिक कोण है तो इसको दिखाते किससे, हम लोग सी से, तो यहाँ पे लिखेंगे इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसका सूत्र तो हम लोग देखेंगे, तो इसका जो सूत्र होता है समझेंगे, स्नेल का यदि हम नियम लगाएं, स्नेल के नियम से, तो ये होता क्या है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा समझो, यदि इसको माने पहला माने और इसको क्या माने, दूसरा माने, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या चीज दिया गया है, दूसरे माध्यम से पहला माध्यम में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, 2n1। और समझना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई का मान अब किसके बराबर हमें करना है, सी के बराबर करना है, आर का मान हमें किसके बराबर करना है, 90 अंश के बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा समझिए, ये होगा साइन सी, और आर के जगह पे हमें रखना है 90, और इसको आपको बताएं यदि 1m2 करना है, इसका मतलब हम बताएं कि हमेशा विरल माध्यम के सापेक्ष निकालोगे, और यहाँ पे दूसरे माध्यम के सापेक्ष है, और दूसरा माध्यम हमने क्या माना था, सघन माना था। क्या माना था, सघन माना गया था। ठीक है ना, समझिए, इसको यदि हम उल्टा करें तो क्या हो, 1/1n2। अब ये हो गया साइन सी, और साइन 90 का मान कितना है, 1, और इस 1n2 को हम केवल क्या लिख सकते हैं, n। जब विरल माध्यम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो यहाँ से देखा जाए कि यदि हम साइन सी का मान निकालें तो साइन सी बराबर हो गया 1/n, तो सी बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/n, और यही क्रांतिक कोण का क्या है, फार्मूला। समझना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो क्रांतिक कोण होगा वो सदैव सघन माध्यम में ही बनेगा। समझना, इसलिए जो दूसरा माध्यम है वो क्या है, सघन है, और जो एक माध्यम दिया गया है वो क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इसका थोड़ा नोट देखेंगे हम लोग। आप पढ़े हो क्या चीज की, साइन सी बराबर 1/n। तो यहाँ से क्रांतिक और अपवर्तनांक का संबंध देखें तो सी जो होगा ये अपवर्तनांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझना, तो समझिए, यानी कि अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा
क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम। और यदि अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रहा समझना, तो समझिएगा। अच्छा, एक चीज हम आपको और बता रहे थे कि जो एन होता है ये ताप वृद्धि के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी कि ताप जब बढ़ाएंगे तो जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे किसी भी माध्यम का तो उसके अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और जब अणु दूर दूर होंगे तो वो एक प्रकार का विरल माध्यम में परिवर्तित होता जाता है, और जब विरल माध्यम में होगा तो अपवर्तनांक उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। तो यदि इन दोनों को कंबाइन करते हैं, आप समझेंगे, एन सी के व्युत्क्रमानुपाती, ताप वृद्धि एन के व्युत्क्रमानुपाती, तो सी और ताप वृद्धि में देखा जाए तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। अरे समझना, इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी माध्यम का हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, बढ़ेगा, और ताप घटाएंगे तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, घटेगा। अरे समझना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जब एन को क्या करें, हम ज्यादा करें तो माध्यम क्या होगा, सघन होगा, और जब माध्यम सघन होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा, बताइए, क्रांतिक कोण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो वहीं एन को यदि हम कम करें तो जब कम करेंगे तो माध्यम हम लोग का क्या होगा, विरल होगा, और जब माध्यम विरल होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा, ज्यादा होगा। समझना, चलिए नोट कर लीजिएगा।